बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले जो है हमने एड्रीनल रिसेप्टर एगनिस्ट के कुछ हमने क्लिनिकल यूजेस पढ़ लिए थे कि हर ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम कुछ स्पेसिफाई करेंगे जो कि हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास आ सकते हैं। कुछ नेम्स आ सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइसेस आ सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ने हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ एड्रीनल रिसेप्टर एगनिस्ट या हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद एनाफाइलेक्सिस। सबसे पहला इसका क्लिनिकल यूज होता है वो हमारे पास यूज होता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस होता है हमारे पास एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, किसी भी एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ मेडिएटर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, मेडिएटर्स कौन कौन से? जैसे कि हमारे पास क्या आ जाता है, हिस्टामिन आ जाता है, ब्रेडिकाइनिन वगैरह आ जाता है। ये चीजें हमारे पास बॉडी के अंदर रिलीज होती हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो मेडिएटर्स हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये हमारे पास मार्क्ड वेजोडाइलेशन करवाती हैं बॉडी के अंदर, और साथ क्या करवाएंगी, हमारे पास हार्ट रेट को बहुत ज्यादा स्लो डाउन करवाएंगी। ठीक है, हार्ट रेट स्लो डाउन होगा और मार्क्ड वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो जो हमारे पास वापस जो ब्लड जा रहा होगा हार्ट के अंदर वो भी कम जा रहा होगा, तो कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या काम है? मार्क्ड वेजोडाइलेशन। मार्क्ड वेजोडाइलेशन जिसने हमारे पास क्या किया, जो हमारे पास कर देता है कि हार्ट रेट को कम करेगा, यानी कि हमारे पास जो वापस ब्लड आ रहा होगा वो कम जाएगा। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगा तो हमारे पास वापस जो ब्लड, आर्टीरियल ब्लड जा रहा होगा वो कम होगा, तो हमारे पास ऑर्गन्स की तरफ ब्लड कम जाना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, हमारे पास ब्लड कम जाना शुरू होगा। बाकी ऑर्गन्स के तो फिर भी ठीक है, वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रेन और हार्ट को जो जिनको जरूरत होती है ब्लड की, अगर उनके अंदर हमारे पास ब्लड की कमी हो जाए तो उनकी सडन डेथ हो सकती है। ठीक हो गया। ब्रेन और हार्ट, इनके अंदर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, यानी कि हमारे पास इनके पास ब्लड नहीं जाएगा। ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे पास, इनके अंदर ब्लड की कमी होगी तो हमारे पास क्या होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है और इवन डेथ हो सकती है। शॉक में जा सकता है, इवन के डेथ भी हो सकती है। अब जब पेशेंट शॉक में जा जाता है, जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम जो है ड्रग देते हैं। हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना एनाफाइलेक्सिस के लिए, वो क्या है पड़ी? एपिनेफ्रीन। ये आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस इज एपिनेफ्रीन। शॉक के लिए हमने जो है एपिनेफ्रीन दे दी, जो कि अल्फा और बीटा एगोनिस्ट दोनों होती हैं। ठीक है, अल्फा पे भी एक्ट करेंगे और बीटा एगोनिस्ट भी होंगी। तो ये क्या करवाएंगी, ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाएंगी, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेंगी और वापस जो है कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेंगी, ताकि हमारे पास ब्रेन और हार्ट की सप्लाई पूरी हो सके। ठीक है, तो ये चीज जो है हमने एपिनेफ्रीन, ये जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एनाफाइलेक्सिस। ये हमने याद रखना है, इसके लिए एमसीक्यू के लिए हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है। जो क्लिनिकल यूजेस है ना, ये आपके टोटल एससीक्यू में भी आ सकते हैं एड्रीनल रिसेप्टर एगनिस्ट के, तो इसलिए अच्छे से समझ लें। ठीक हो गया, ये हमारे पास एनाफाइलेक्सिस की बारी आ गई। उसके बाद आ जाता है सीएनएस। सीएनएस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हमारे पास रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें कोकेन आ जाता था। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आते थे, जो कि रिलीजर्स थे, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीजर्स। ठीक है, इसमें जो ग्रुप का नेम था वो था फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन। ठीक है, फिनाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। इसमें एम्फेटामीन भी आ जाता है, जो एम्फेटामीन आ जाती है ग्रुप आ जाता है। ठीक है, जो ड्रग आ जाती है एम्फेटामीन। ठीक है, एम्फेटामीन आ जाती है। अब किन पेशेंट्स के अंदर ये यूज होते हैं? ठीक है, ये हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, ये सूदिंग इफेक्ट्स लाते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि ये हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं इनके ऊपर डिपेंडेंस हो जाती है, इसलिए हम ज्यादातर इनको यूज नहीं करते होते।
तो अब जो पेशेंट्स हैं एडीएचडी वाले पेशेंट जिनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, उसके अंदर ब्रेन के हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और उसके लिए भी हमारे पास जो ड्रग यूज करते हैं वो आते हैं मिथाइल फेनिडेट, ठीक हो गया। ये मिथाइल फेनिडेट जो हमारे पास एडीएचडी के लिए यूज होते हैं। पेशेंट एडीएचडी पेशेंट्स आएंगे तो उनके लिए हम फिनाइल फेनिडेट यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें डिपेंडेंस हो सकती है, ठीक है, बाद में जो है साइड इफेक्ट्स ट्यूपर वगैरह आते हैं, तो थोड़े अरसे के लिए हम ये चीजें दे सकते हैं, हमने उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं कॉज करवानी। ये हो गया हमारे पास एनाफाइलैक्सिस और सीएनएस की बात, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आई के अंदर। अब आई के अंदर क्या होता है, आई के अंदर दो मसल्स होते हैं, एक रेडियल मसल्स होते हैं और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स। रेडियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो होते हैं इसके ऊपर इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक का, इसके ऊपर इफेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी का। तो हमारे पास रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो तो प्यूपिल करता है डायलेट। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कौन से होते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है। और सर्कुलर मसल्स में क्या होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये आते हैं M3 मस्करीनिक रिसेप्टर्स वाले जो होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आता है हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में, और ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हमारे पास डायलेट होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, ठीक हो गया। तो अगर हमने डायलेट करना है प्यूपिल को तो एक तो ये तरीका है कि हम अल्फा 1 एगोनिस्ट दे दें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि ये हो सकता है कि हम सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन को रोक दें। सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन को कैसे रोक सकते हैं, हम इसके अंदर M3 एगोनिस्ट दे दें, M3 एंटागोनिस्ट दे दें, यानी कि मस्करीनिक एंटागोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीकोलिनर्जिक। तो इसमें हमारे पास M3 के जो एंटागोनिस्ट देंगे उससे हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट होते वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे और प्यूपिल इस तरह डायलेट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल थी एट्रोपिन की। अब एट्रोपिन हमने पढ़ा था दो चीजें करती है, एक तो हमारे पास क्या करती है एट्रोपिन, प्यूपिल की डायलेशन करवाएगी और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या करेगी, साइक्लोप्लेजिया, जो एकोमोडेशन होती है ना लेंस के थ्रू, उसको जो है वो खत्म करवा देती है, एकोमोडेट नहीं हो पाता लेंस, ठीक है, वो फुली रिलैक्स हो जाता है। तो M3 एंटागोनिस्ट देने से हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक तो साइक्लोप्लेजिया आ जाता है और साथ प्यूपिल डायलेशन आ जाता है। अगर हमने खाली प्यूपिल को डायलेट करवाना है तो हम सिर्फ अल्फा 1 एगोनिस्ट देंगे और प्यूपिल डायलेट हो जाएगा सिंपली, ठीक हो गया। और उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी, जैसे कि फिनाइल एफ्रीन और एट्रोपिन अगर हम देंगे तो प्यूपिल की डायलेशन भी होगी और साथ एकोमोडेशन भी लॉस हो जाएगी। तो हमारे पास एट्रोपिन, ये दोनों, अगर हमने ये दोनों काम करवाने हैं, प्यूपिल की डायलेशन भी करवानी है और साथ एकोमोडेशन भी कम करवानी है, तो हम देंगे एट्रोपिन, यानी कि एंटीकोलिनर्जिक मस्करीनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट देंगे, ठीक हो गया। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्यूपिल की डायलेशन करवानी है तो हम क्या देंगे, फिनाइल एफ्रीन देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास समझ लिया कि हमने ये अल्फा 1 एगोनिस्ट कब देने और एंटीकोलिनर्जिक कब देने हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस आता है। उसके बाद अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग का हमने एक और काम पढ़ा था कि ये एक्वियस ह्यूमर की ड्रेनेज को भी करवाते हैं, यानी कि जो हमारे पास उसका इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा तो एक्वियस ह्यूमर को ड्रेन करवा देंगे आइस से, ताकि हमारे पास क्या हो, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाए। फर्ज करें ये आई है, यहां से मैंने आपको बताया था ये इनके कवर्ड होते हैं
लेंस और आगे एक्वेस ह्यूमर होता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहां से हमारे पास एक्वेस ह्यूमर है, यहां से इसने ड्रेन होना है, तो ये क्या करवाता है, इसको इन साइड्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, जोन्यूल्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और साथ क्या करवाता है, एक्वेस ह्यूमर की जो है ड्रेनेज करवा देता है, और हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करवाता है। साथ क्या करवाएगा, ये ड्रेनेज ऑफ एक्वेस ह्यूमर, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या करवाते हैं, दूसरा एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज करने का तरीका क्या है कि अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट का क्या काम होता है कि ये प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं एक्वेस ह्यूमर को, एक्वेस ह्यूमर एक्वेस ह्यूमर को डिक्रीज करवा देंगे, ठीक हो गया, प्रोडक्शन को डिक्रीज करवाएंगे तो साथ ही हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। ये आगे इसके आइस के ऊपर इफेक्ट। अब आ जाते हैं ब्रोंकाई सीवीएस के ऊपर। ब्रोंकाई के ऊपर क्या होता है, ब्रोंकाई होते हैं हमारे पास जब हमारे पास एक्यूट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, ठीक है, तो जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको एक्यूट अटैक हो तो हम उसके अंदर ये दे सकते हैं बीटा एगोनिस्ट जो है हमारे पास, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। जो बीटा 2 होता है ना वो रिलैक्स करवाता है, अल्फा जो है अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और बीटा 2 जो है हमारे पास क्या करवाएगा, रिलैक्स। अब जब एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो, एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, एक्यूट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, ताकि जल्दी जल्दी इनकी डायलेशन हो सके, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अच्छा, अब इसके याद करने का तरीका क्या है, एटीएम, एल्ब्यूटेरोल, टर्ब्यूटेलिन और मेटाप्रोटेरेनोल, एल्ब्यूटेरोल, टर्ब्यूटेलिन, मेटाप्रोटेरेनोल, ठीक है, स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा फिर भी एक दफा। उसके बाद ये आ गया शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब ये तो हो गया एक्यूट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन में, जब एक्यूट एस्थमेटिक अटैक हुआ हो तो हमारे पास फौरन हम उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं। अब हमारे पास ये ड्रग ऑफ चॉइस शॉर्ट एक्टिंग के लिए हो गया, ठीक है, सॉरी एक्यूट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यानी कि एक्यूट एस्थमेटिक अटैक के लिए। अब हमारे पास आ जाता है अगर मेंटेनेंस डोज देनी है किसी एस्थमेटिक पेशेंट को, फॉरन एक्यूट फेज से निकल आया और उसको मेंटेनेंस पे रखना है, तो मेंटेनेंस के लिए क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक हो गया। ये है मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें क्या आ जाते हैं, सेलमेट्रोल आ जाता है, फॉर्मेट्रोल आ जाता है और इंडेक्टेरोल आ जाता है। कौन कौन से आ जाते हैं, सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल और इंडेक्टेरोल, सफाई, इंडेक्टेरोल, SFI, ठीक है, ये SFI, ठीक हो गया, वो एटीएम और ये SFI, ठीक हो गया, सेलमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल और इंडेक्टेरोल, ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग यूज हो गए। उसके बाद आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं सीवीएस की। सीवीएस में हमारे पास किस तरह एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट यूज हो सकते हैं। सीवीएस में अब जो है चीजें आ जाती हैं वो हमारे पास डिफरेंट है। एक तो हमारे पास जब ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है टुवर्ड द ऑर्गन और हार्ट रेट को इंक्रीज करवाना है, ठीक है, क्योंकि जब ब्लड हार्ट रेट कम होगा तो ब्लड फ्लो टुवर्ड द ऑर्गन्स जो है वो भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट हमारे पास डिक्रीज होगा। तो उसके लिए हम हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए सीवीएस में अगर हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, हार्ट रेट डिक्रीज है पहले, ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट जो कि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेनली, ठीक है, बीटा 1 एगोनिस्ट हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं और साथ उसके हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं। तो इसके पॉजिटिव
आइनोट्रोपिक और साथ पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी ड्रग आ जाती है, डोब्यूटामीन आ जाती है, डोब्यूटामीन, ठीक हो गया। ये हमारे पास बीटा 1 एगोनिस्ट की बात आ गई। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना है और वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवानी है ब्लड, ये तो हो गया ना जो हमने हार्ट रेट को इंक्रीज करवाया है, पहले हार्ट रेट डिक्रीज था, उसको इंक्रीज करवाने के लिए हमने क्या किया, अब है हमने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाना है। ब्लड प्रेशर अगर हमने इंक्रीज करवाना है तो उसके लिए पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी, वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन करवानी पड़ेगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ताकि ब्लड वेसल्स पे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़े और साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ठीक है। और साथ हम सेलेक्टिव जो दे सकते हैं अल्फा 1 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। अल्फा 1 जो है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। तो वैसे हम जो नॉन सेलेक्टिव दे सकते हैं अल्फा एगोनिस्ट, वो कौन से हैं, नोरेपिनेफ्रीन, ठीक है, और एपिनेफ्रीन। और अगर अल्फा 1 सिलेक्टिव देना है, अल्फा 1 सिलेक्टिव जो कि सीधा ही सिर्फ ब्लड वेसल्स पे जाके स्मूथ मसल्स को उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाए और वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाए, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, फिनाइल एफ्रीन, फिनाइल एफ्रीन, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई। अब अगर अचानक ही हार्ट की स्टिमुलेशन हो जाए, हार्ट की स्टिमुलेशन कह रहा हूँ, हार्ट बंद हो जाए, बिल्कुल हार्ट काम करना, हार्ट पंप करना छोड़ दे, बिल्कुल हार्ट जो है उसके अंदर स्टिमुलेटरी एक्टिविटी खत्म हो जाए, तो हमारे पास सडन कार्डिक, अगर कार्डिक एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, तो फौरन तौर पे हमारे पास जो कार्डिक स्टिमुलेटरी, सडन कार्डिक स्टिमुलेशन के लिए क्या देते हैं, सडन कार्डिक स्टिमुलेशन करवानी है। तो हमने याद रखना है सडन कार्डिक स्टिमुलेशन में एपिनेफ्रीन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, ठीक हो गया। अब एपिनेफ्रीन भी इंट्राकार्डिक इंजेक्शन देते हैं, डायरेक्ट हार्ट के अंदर, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन, ये हार्ट के अंदर इंजेक्शन देते हैं ताकि हार्ट पंप करना शुरू कर दे, ठीक है, उसके अंदर स्टिमुलेशन है। सडन कार्डिक स्टिमुलेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आ गई एपिनेफ्रीन। अब पीछे रह जाती है जेनिटो यूरिनरी की बात। जेनिटो यूरिनरी में अगर हम बात करें तो कुछ पेशेंट जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास प्री मेच्योर लेबर आना स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ यूट्रस स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, तो उन प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस को हम जो है रिलैक्स करवाने के लिए हम जो है जेनिटो यूरिनरी के लिए बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं। फर्ज करें ये प्री मेच्योर लेबर, अब प्री मेच्योर लेबर को हम कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है ना, उसको रिलैक्स करवाना है, तो रिलैक्सेशन में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्स की रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे और प्री मैच्योर लेबर में ये काम आएगा। इस तरह इसके क्लिनिकल यूजेस जो है हमारे पास एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट के खत्म होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और एससीक्यू के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है हम इसके जो है एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो है चैप्टर खत्म करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।